बिहार में फिर से चुनाव है और सत्ता के सेंसेक्स में किसका क्या भाव है। सत्ता के सबसे बड़े प्रतिष्ठान के सम्मुख हम इस वक्त मौजूद हैं। हम मौजूद हैं यहां की बिहार की विधानसभा के सामने, सत्ता का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान, यहां का सचिवालय, और जाहिर है यहीं से सत्ता की बागडोर संभाली जाती है। और इस बार जब नतीजे आएंगे तो सत्ता की सबसे बड़ी सीट पर कौन बैठने वाला है, इस पर न सिर्फ यहां बिहार वासियों की, इस देश की, बल्कि दुनिया की भी निगाहें हैं। हम हर खबर बताएंगे और उसके लिए हमने व्यापक तैयारियां की हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की ये व्यापक तैयारियां, और इसका इनमें से एक का श्री गणेश आज, जिसको आप यहां देख रहे हैं रथ के तौर पर। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रूपेश जो यहां पर हमारा ब्यूरो संभालते हैं टीवी 9 भारतवर्ष का, अंजलि जो कि जानते हैं आपकी यहां विशेष रूप से पहुंची हुई हैं इलेक्शन कवरेज के लिए, और वो बहुत सारे दूसरे कार्यक्रमों को भी यहां से कवर करके आप तक पहुंचा रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की कोशिश ये है कि बिहार चुनावों से संबंधित एक भी सूचना, एक भी खबर आपसे छूट के ना जाने पाए। और इसके लिए आप देख रहे हैं ये अश्वमेध का घोड़ा, सूचनाओं और समाचार के लिए अश्वमेध का रथ आप देख रहे हैं यहां पर। ये रथ जो आप देख रहे हैं, राज्याभिषेक इस पर लिखा हुआ देख रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष इस पर सवार होकर जाएगा बिहार के चप्पे चप्पे में और आपको बताएगा क्या है 243 सीटों का गणित। इस बार क्या वो होने वाला है जो लोग सहज अंदाजा लगा रहे हैं, या उसके उलट कुछ दिख सकता है। और अब अपने सहयोगियों से भी चर्चा कर लूं कि वो इस कवरेज को लेकर कितने उत्साहित हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि राज्याभिषेक का ये घोड़ा, ये रथ लेकर बस मैं निकलने वाला हूं। पटना से शुरुआत करूंगा आज, और अब कुछ ही देर में आप इसको व्यापक तौर से देखेंगे कि लोग क्या सोच समझ रहे हैं। लेकिन अंजलि, आप तो मुझसे पहले यहां मौजूद हैं, राज्याभिषेक इस रथ को लेकर और अभी तक आप अपनी कवरेज को लेकर एक क्विक कमेंट दें। बिल्कुल दिनेश, ये तो मेरा राज्य है, बिहार से मैं ताल्लुक रखती हूँ, तो एक खास जुड़ाव है यहाँ से, आप समझ ही सकते हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बिहार चुनाव की एक भी खबर नहीं दर्शकों से छूटेगी, इसके लिए व्यापक इंतजाम की बात आपने कही दी। लगातार कवरेज में कर रही हूँ। बिहार की बात करें तो शुरुआत से बदलाव का केंद्र रहा है, बदलाव की धरती रही है, चाहे महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से जोड़कर देखते हैं, या फिर सम्राट अशोक, या फिर महात्मा बुद्ध की दृष्टि से आप देखें। लेकिन लोग ये कहते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता में बैठना है तो उसका केंद्र यूपी होता है, जाहिर है जनसंख्या के लिहाज से। आइए आपको रथ पे ले चलते हैं। आइए, मजबूत नहीं करेंगे तब तक केंद्र की सत्ता मजबूत नहीं हो सकती है, ये मैं कहना चाहूंगी। इस मायने में बिहार चुनाव बहुत खास है। तो यहाँ की बहू भी हैं और यहाँ की बेटी भी हैं, और इसलिए यहाँ के मिजाज को बहुत अच्छे समझती हैं। कई अहम प्रोग्राम्स जो आप इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर बिहार इलेक्शन कवरेज के देख रहे हैं, अंजलि उनकी सूत्रधार हैं। और रूपेश, जैसा मैंने आपको बताया, इनके आप अपनी हथेली को जितनी आसानी से देख सकते हैं, उतनी आसानी से रूपेश यहाँ की सियासत को देख सकते हैं। इस रथ पर चढ़ते हुए जरा हमें बताएं आप रूपेश कि यहां पर असल में अभी तक आप क्या देख रहे हैं, और आने वाले जो दिन बचे हुए हैं 10 तारीख से पहले पहले क्या कुछ हो सकता है। चलिए तो रथ पर चढ़ते हैं। और जैसा कि इस बिहार की धरती का लाल रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि रथ चली परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। तो राजनीति की जो टेढ़ी घात चल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए पहले आप इस पर आसीन होइए, और रथ पे आसीन होइए दिनेश, और उसके बाद और अगर आप समझते हैं कि रथ पर चढ़ना बहुत आसान होता है तो ऐसा कतई नहीं। आप जितनी आसानी से कार में बैठ जाते हैं उतना आसान ये नहीं होता, लेकिन रथ फिर रथ होता है। और इस वक्त हम अब रथारूढ़ हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, पहले जो राजा होते थे वो सम्राट बनने के लिए जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट बनने की जो शर्त होती थी वो ये कि जब उनका घोड़ा छूटे, आइए आप यहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा, उसको जब सम्राट बनने की दिशा में आगे बढ़ना होता था राजा को, तो अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा करता था। इसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। और यहां से टीवी 9 भारतवर्ष ये घोड़ा रवाना कर रहा है जो सूचनाओं के हिसाब से, समाचारों के हिसाब से, बिहार इलेक्शन कवरेज के हिसाब से अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो रूपेश, जो आप बता रहे थे, इस बार मिजाज कैसा दिखाई दे रहा है, और इस रथ को लेकर जाहिर है आप मुझसे पहले से प्लानिंग में शामिल हैं, क्या वो बातें हैं जो विशेष रूप से आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए, महाभारत से बात आपने शुरू की है, घोड़ा है, रथ है, राज्याभिषेक है, तो ये बिल्कुल महाभारत है। और ये 243 सीट, ये कुरुक्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि कुरुक्षेत्र है। और बिहार के लोग इससे पहले बिहार का इस तरह का चुनाव अब तक नहीं देखे होंगे। और किसी टीवी चैनल पर, जो टीवी 9 भारतवर्ष जिस जबरदस्त और जिस दिलचस्प अंदाज में, बस आप रिमोट पे हाथ रखिए और समझिए बिहार की राजनीति की नब्ज पे आपने हाथ रख लिया है। और चुनाव शुरू होने के पहले इतने दल,
इतने गठबंधन, इतने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों को आज तक बिहार की राजनीति ने, किसी चुनाव ने नहीं देखा होगा। जब से चुनाव हो रहा है बिहार में, इतना जबरदस्त मुकाबला और दिलचस्प मुकाबला। शुरू में ही आप देख लीजिए, लोजपा कहाँ थी, अभी कहाँ है, जीतन राम मांझी कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे, अब कहाँ हैं, वीआईपी के जो सहनी है मुकेश सहनी, वो पहले कहाँ थे। पूरी सियासत, पूरी राजनीति, पूरा गडमगड है। जैसा अंजलि कह रही हैं, ये इस बार ये बताया जा रहा है कि इस बार की सियासत अगर आप समझ रहे हैं, ये जो 17वीं विधानसभा के लिए इस बार चुनाव हो रहे हैं, ये पहले हुए चुनावों के मुकाबले बेहद अलग हैं। पहले जो थे वो नहीं है और जो नहीं थे वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बातें ये भी चल रही हैं कि भाई साहब अंदर ही अंदर डील हो गई है। डील की बातें भी बहुत चल रही हैं और अक्सर इलेक्शन के समय हुआ करता है। और जबकि ये रथ आगे बढ़ रहा है, मैं आपको और बता दूं कि कदमों को जमाए रखना बहुत मुश्किल होता है और सियासत की जमीन भी ऐसी होती है जहां आपको अपने कदमों को जमाए रखना पड़ता है। इस बार कदम किसके लड़खड़ाए हुए दिख रहे हैं? और दिनेश, रथ के पहिए का घर घर नाद भी सुनना जरूरी होता है। सुनो रथ के पहिए का घर घर नाद सुनो, जनता आती है, सिंहासन खाली करो। सिंहासन खाली होगा या फिर उस सिंहासन पर कोई नया आएगा या फिर वही सत्तारूढ़ होंगे, ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है यहाँ पर बताना, जो कि मैं शायद थोड़ा सा उस पर मैंने प्रकाश डाला है कि इस दिलचस्प अंदाज में दिनेश, किसी टीवी चैनल ने अब तक बिहार चुनाव का कवरेज नहीं किया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के बाद बस TV9 भारतवर्ष पे बने रहिए। और दिनेश, जिस तरीके से आप अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर चले हैं, इस अश्वमेघ यज्ञ के पहले राजा राम जब चले थे तो लौ कुश ने घोड़े को रोक लिया, तमाम तरह के आख्यान हैं। लेकिन महाभारत में एक आख्यान है दिनेश, कृष्ण कहीं थे, उनकी सेना कहीं थी। और मैं एक सेकंड रोक कर बता दूं, अभी अब विधानसभा के सामने से हम जहां गुजर रहे हैं, यहां सप्त शहीद स्मारक बना हुआ है। जिन लोगों ने हमारी आजादी के लिए अपना खून बहाया है, आज जाहिर है हम कई बार अपना पसीना भी, कर्तव्य का पसीना भी नहीं बहाते। हमको ये याद रखना चाहिए कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये स्वतंत्रता हासिल हुई है। और जाहिर है रिपब्लिक की जब बात होती है, रिपब्लिक इस पूरी दुनिया को देने वाला वैशाली रहा है। जरा ये भी बताइए कि इस दुनिया को क्या क्या दिया है बिहार ने और कितना गौरवमयी इतिहास रहा है। जल्दी क्विकली। देखिए, शून्य दिया, चाणक्य दिया, नालंदा विश्वविद्यालय दिया, और सबसे बड़ी बात जो चुनाव के समय में हम हमेशा और वो कहना चाहेंगे कि वैशाली दिया। वैशाली यानी कि दुनिया का सबसे विशाल और सबसे पहला लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में अंजलि, जब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी, तब हमने राजतंत्र से इतर लोकतंत्र की परिकल्पना की। और लोकतंत्र की परिकल्पना आगे बढ़ते बढ़ते आज इस स्वरूप में पहुंची है कि राजतंत्र का कहीं नामो निशान नहीं है। और जनता, आज जनता मालिक है, जो एक जुमले के रूप में कि जनता मालिक है, वाकई ये लोकतंत्र ही है जिसने जनता को मालिक बना देने की नेमत पैदा कर दी है कि जनता मालिक है। और आज जो नुमाइंदे जो यहाँ हमारे पीछे जो विधानसभा है, जहाँ बैठकर कानून बनाते हैं, हमारी किस्मत का फैसला करते हैं, लेकिन आज इस लोकतंत्र की जनता है जो इन 243 जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला करेगी। और वो 243 बिहार के भाग्य का फैसला आगे करेंगे 5 साल के लिए। लेकिन 5 साल तक क्या किस्मत होगी बिहार की, 15 साल बनाम 15 साल। जी हाँ जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, एक सेकंड, मुझे आपसे मुखातिब होने के लिए जरा सा अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। अब मैं आपसे बात कर सकता हूं और आप यहां खड़े हो जाएं। जी, एक चीज समझ नहीं पा रही हूँ रुपेश और दिनेश, आपसे मैं बात करूंगी कि यहाँ पे मुख्य रूप से चुनाव जो है एनडीए वर्सेस महागठबंधन, जो कि आरजेडी का गठबंधन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की तारीफों के साथ प्रचार कर रहे हैं, और जेडीयू के जो लोग प्रचार कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के चेहरे पे तो वो यूनिटी जो है वो दिख ही नहीं रही है। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, आगे अपन इस पे बात करेंगे। अभी जो हम बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है जब पहली बार इस तरीके से सूचना का और समाचारों का अश्वमेध का घोड़ा छूटा है। और पूरे बिहार के चप्पे चप्पे से हर एक 243 सीटों में से हर एक की नब्ज आपको पहुंचाने वाले हैं हम TV9 भारतवर्ष के माध्यम से। सिर्फ राज्याभिषेक नहीं, ये राज्याभिषेक जिसके रथ में मैं इस वक्त आपको दिखाई दे रहा हूं, ये तो एक कार्यक्रम होगा ही। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्यक्रम हमने आपके लिए खास तौर से बनाए हैं। कोई भी सूचना छूटने ना पाए, कोई भी इंफॉर्मेशन छूटने ना पाए, बिहार के महासमर में क्या होने वाला है आप ऐन जान पाए। और इस वक्त हम बिहार में विधानसभा के करीब से गुजर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये जो धरती रही है, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि इसका इतिहास भी 490 ईसा पूर्व का इतिहास, और तब से सतत रूप से बसा हुआ ये शहर जहां से हम होकर गुजर रहे हैं अभी। और न जाने कितने नाम इसको इतिहास ने दिए। कभी ये पुष्पपुर कहलाया, कभी कुसुमपुर कहलाया, कभी अजीमाबाद कहलाया, कभी पाटलिपुत्र कहलाया, और अब कभी पटना कहलाता है। सियासत ने भी तरह तरह के मिजाज देखे। पाटलिपुत्र इस जगह को डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बनाए जाने का भी अपना इतिहास रहा।
पहले 18वीं सदी में सबसे पहले इसको एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर पहचान मिली, उसके बाद ये इसकी पहचान फिर कुछ इतर हुई और उसके बाद 1972 में एक बार फिर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब ये सियासत के हिसाब से पटना किस तरीके से बाकी के बिहार को देख रहा है, बाकी का बिहार पटना की गतिविधियों को किस तरीके से देख रहा है, क्या पटना से जो अपेक्षाएं निकलती हैं वो 243 सीटों में बराबर बराबर बंटकर सभी को संतुष्ट कर रही हैं, या इस हिसाब से चीजें अलग दिखाई दे रही हैं, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं एक तरीके से हम परिक्रमा कर रहे हैं सामने विधानसभा के ऐन सामने ये जो दिनेश, ये बहुत खास है। ये देखिए, ये सप्तमूर्ति इसको हम कहते हैं। ये जरा दिखाइए। 7 लोग जब शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, 7 लोग यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि हजारों की भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन जब गोलियां चली तो ये 7 लोग शहीद हो गए थे। और उन 7 लोगों में से एक पीछे का गिरता था। अगर हमारे कैमरामैन बंधु अगर वहाँ दिखलाएं राजू जी कि किस तरीके से पीछे का एक व्यक्ति गिरता था, झंडा अगले के हाथ में, फिर झंडा उसके अगले हाथ में, और इस वक्त इस मूर्ति में सबसे अगले हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। यानी कि 7 लोग शहीद हुए लेकिन भारत का तिरंगा लहराते रहा। कुछ लोग भी हैं वहां से दिनेश, अगर कुछ लोगों से अगर हम प्रतिक्रिया लें, कुछ नेता बिल्कुल 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 वहां कुछ लोग खड़े हुए हैं। जैसे ही रथ हमारा वहां पहुंचता है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि हम जहां से गुजरेंगे वहां के बारे में जितनी आवश्यक जानकारियां हैं वहां तक पहुंचाएंगे। मसलन इस सीट का इतिहास क्या रहा है, जिस भी जगह हम पहुंचेंगे इसका ये स्ट्रांग होल्ड, जैसे पटना को कहा जाता है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। हवाएं इधर की उधर हुई हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भगवा यहां लहराता रहा है। बाकी सीटों का क्या हाल रहा है ये हम आपको बताएंगे। ये बताएंगे इस बार मुकाबला किन मुख्य उम्मीदवारों के बीच में है और किन वजहों से ये मुकाबला रोचक होता जा रहा है, दिलचस्प होता जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि बिहार का कोना कोना पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कब कब क्या क्या ऐसा हुआ है जो आपके लिए जानना आवश्यक है। जाहिर है हम हर एक हिंदुस्तानी के लिए, न सिर्फ बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए ये मालूम होना आवश्यक है कि बिहार ने कितने गौरवशाली पल हम सबको इस देश के नागरिक के तौर पर दिए हैं। मसलन आपको मालूम होगा कि मौर्य साम्राज्य के समय यही पटना सेंटर होता था, व्यापार के लिहाज से सत्ता का प्रतिष्ठान होता था। केवल बिहार के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे के पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में इसका दबदबा होता था। तो समझिए कितनी अहम जगह पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। और बस अब क्योंकि यहां हम पहुंच गए हैं और यहां रूपेश किस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या हम वहां उतर कर जाने वाले हैं? अभी बिल्कुल लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ लोग यहाँ आइए हैं दिनेश। तो और इस तरीके से जहां से भी होकर ये रथ गुजरेगा वहां पर लोगों के बीच में पहुंचकर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव का मिजाज कैसा है और इस बार चुनाव में किसकी होने वाली है जीत, किसकी होगी हार, चुनाव की किस तरफ बह रही है बयार। आपके मास्क से तो मुझे पता चल रहा है कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। साहब नमस्कार, ये क्या वाकई यही होने वाला है जो आपके मास्क पर नजर आ रहा है? निश्चित रूप से यह लड़ाई विश्वास और विकास की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत में एक विश्वास पैदा किया है आम लोगों में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और सुशील मोदी जी ने एक विकास का मॉडल खींचा है बिहार में, उसी की पूरे बिहार में जीत होगी और 2/3 बहुमत से बिहार में फिर से हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। क्या ये जो सोचा जा रहा है ऐन ऐसा ही होने वाला है या ऐसा ही सोचा जाता है इलेक्शन के दौरान, ये रवायत है? ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आप चाहें तो मास्क लगाए रख सकते हैं। इस बार लड़ाई नीति और नियत की है। नीति और नियत पे है। नीतीश कुमार जी वोट के अपहरण करके एनडीए के सरकार बनाए, इस बात के लेके काफ़ी लोगों में गुस्सा है। और इस बार जो है झारखंड वाला चुनाव फिर से बिहार दोहराने जा रही है और निश्चित रूप से दोहराएगी। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है इसको अपहरण का नाम देना चाहिए क्या? महाराष्ट्र में राजनीति जो हुई उसको नहीं देखा आपने? क्या सुविधा के हिसाब से हम किस जगह पर अपहरण कहना है और किस जगह जनता ने हमको मैंडेट दिया था और मैंडेट के हिसाब से हमने सरकार बना ली, ये कहना है, ये होता है क्या? देखिए, अपहरण इसलिए कह रहे हैं, जो अपहरण चूंकि मैंडेट जो मिला उस मैंडेट के खिलाफ, चूंकि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, ये नीतीश कुमार जी बोले थे, ये कोई दूसरा नहीं बोला था। इसीलिए वो मिट्टी में नहीं मिले, इस बार जनता उनको निश्चित रूप से मिट्टी में मिलाई। तो अपना अपना नजरिया है, एक नजरिया ये भी, और बाकी यहाँ युवा भी खड़े हुए हैं कई, और मुझे लगता है कि ये जो है किसी पार्टी के साथ इनका एफिलिएशन नहीं है, लिहाजा ये बहुत स्वतंत्र तौर पर बताएंगे कि ये क्या उम्मीद रख रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इन चुनावों में।
देखिए, मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है और नीतीश कुमार जी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर खड़े उतरे हैं। हायर एजुकेशन लड़कियों को फ्री में दे रहे हैं, छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और अस्पतालों का हाल आप देख रहे हैं। एम्स खुला है, एक और एम्स खुल रहा है, मेदांता भी यहाँ आने वाली है। तो और रोजगार के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो हमको नहीं चाहिए कि सरकार नहीं आए और नीतीश जी से ही लोगों को उम्मीदें हैं और लोगों की उम्मीदें पर वो खड़ा उतर रहे हैं। तो ये क्या है, इस बार जो निगाहें हैं वो अभी तक किए गए काम पर हैं या जो उम्मीदवार वादे कर रहे हैं उन उम्मीदों के हिसाब से आम के आम और गुठलियों के दाम हैं, क्या है? हम पिछले 15 साल से सुशासन बाबू की सरकार को देखकर और उनके काम क्रिया को देखकर अब थक चुके हैं। चूंकि हम एक युवा हैं तो युवाओं की बात करेंगे, युवाओं के हित की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमें रोजगार देगा, जो हमारी शिक्षा की बात करेगा, जो हमारे लिए बात करेगा और बिहार की पावन धरती के लिए बात करेगा, हम उसे अपना मत देंगे। हम अपना मत देकर श्री तेजस्वी यादव को विजय बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कितना वो जो कहा जाता है कि आप जब डिलीवर करते हैं सत्ता में रहते हुए तो डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सूरत में रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ जो बाकी लोग मौजूद हैं वो क्या कहते हैं? क्या सर, बिल्कुल जो अभी हाल में कहा गया कि 15 साल, अभी सुशील मोदी जी कल बयान आया कि हमको दीजिए, हमको सत्ता दीजिए तो फिर हम रोजगार देंगे। वो तो 15 साल हम देख लिए, चोरी डकैती अपहरण रोजगार फिरौती लूट मार, ये था शासन लालू जी और राबड़ी जी का 15 साल। ये जो 15 साल एनडीए का था, जो बीच में एक 6 महीना गड़बड़ाया, फिर बीच में फिर 15 साल था ना जी बीजेपी जेडीयू अलायंस का। ये 15 साल में आप क्या किए? पटना यूनिवर्सिटी में, हम आपको बता रहे हैं भैया, पटना यूनिवर्सिटी में परसों एक लड़का आत्महत्या किया, सुसाइड किया। उसकी स्थिति बहुत खराब थी, दैनिक स्थिति बहुत खराब थी। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि ये जो ठगने का काम कर रहे हैं कि मेरी सरकार आ जाए, आपकी सरकार आएगी तो हम सरकार देंगे रोजगार। बिल्कुल रोजगार नहीं देंगे। पूरा युवा त्रस्त है, सरकार किसी की बने, हम किसी भी सरकार बने, हम उनसे अपील करते हैं कि युवाओं पर ध्यान दीजिए कि देश जो है युवाओं का देश है। नहीं, लेकिन आप इस समय जो हालात देख रहे हैं, जो कोविड के बाद हालात बने हैं, जाहिर उसमें बहुत सारा प्रेशर आया है हमारी अर्थव्यवस्था पर भी, रोजगार पर भी, सब पर। तो आप क्या इसको यहाँ की सरकार से जोड़ देंगे? आप ये समझ रहे हैं कि एक सिनेरियो है जिसके अंदर हर एक सरकार हर एक जगह पर सफर कर रही है? देखिए, ये एक तरह का आपदा है और आपदा से किसी को भी लड़ने के लिए वक्त लगता है। लेकिन हम बस इतना ये करना चाह रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार जनता को झूठे वादे नहीं करे। आज झूठ मूठ का कह देते हैं कि इतना रोजगार देंगे, उतना पेंशन देंगे, लेकिन आप इलेक्शन के बाद वो वादे कर नहीं पाते हैं, पूरे कर नहीं पाते हैं। ऐसा पब्लिक को गुमराह ना किया जाए। पब्लिक को गुमराह ना किया जाए। वादा का क्या है, वादे तो टूट जाते हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो अब देखना यह है कि कामों के आधार पर जब सुशासन कहा गया, ये कहा गया कि तरक्की हो तो दिखती है, क्या लोगों को नजर आ रही है, या असल में जो सामने नहीं होता उसकी तरफ एक स्वाभाविक इंक्लिनेशन बन जाता है डिलीवरी के हिसाब से, वाकई पहले उसको तराजू में कैसा तौला गया, ये बात अलग है। इसी तरीके से अश्वमेध का ये घोड़ा बिहार की तमाम सीटों से होकर गुजरेगा। राज्याभिषेक 10 तारीख को किसका होने वाला है, TV9 भारतवर्ष पर हर एक अहम खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये चलते हैं स्टूडियो करुणा के पास। जी बिल्कुल, तो बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज की ग्रैंड ओपनिंग आपने देखी और इसको देखकर आप समझ गए होंगे बिहार विधानसभा चुनाव की सही मायने पर अगर कवरेज कहीं पर है तो वो है TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।